हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम इस वीडियो में फिजिक्स के टॉपिक के अंतर्गत अब चैप्टर तरंग और प्रत्यास्थ गुणांक के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। आई होप आपकी वीडियो अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करेगा, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप लोग वीडियो को कंटिन्यू एंड तक देखिएगा ताकि आप लोग का कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। तो पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, तरंगों को मुख्यतः कितने भागों में बांटी जाती है। यहाँ तरंग की बात हो रही है कि वो कितने भाग होते हैं तरंग के। तो तरंग क्या है कि दो प्रकार के होते हैं, एक यांत्रिक होता है, दूसरा अयांत्रिक होता है। अगर फिर यांत्रिक तरंगों में बात करें, यांत्रिक तरंग कितने प्रकार की होती हैं, तो वो भी दो प्रकार की हो जाएगी। एक हो जाएगा अनुप्रस्थ तरंगे और दूसरा हो जाएगा अनुदैर्घ्य तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगे किन रूपों में संचारित होती है, तो यह श्रृंग एवं गर्त के रूप में होती है। जिस माध्यम के कण तरंग के संजारक के अनुरेखी गति करते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, तो अनुदैर्घ्य तरंगे कहते हैं। अनुदैर्घ्य तरंगे किस रूप में संचित होते हैं, तो यह संपीड़न के रूप में होती है। अनुप्रस्थ तरंगे की बात करें तो श्रृंग और गर्त के रूप में होंगी। अगर वहीं अनुदैर्घ्य तरंग की बात करें तो वह संपीड़न के रूप में होगी और उसमें विरल हो जाएगा, संपीड़न एवं विरल। भूकंप तरंगे तथा स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे कौन सी होती हैं, तो जो भूकंप तरंगे आती है यानी जो स्प्रिंग में तरंगे होती हैं वो हमारी क्या होती है, अनुदैर्घ्य तरंगे होती है, क्योंकि संपीड़न यानी विरल के रूप में चलती है। माध्यम का कंपन करता हुआ कोई कण एक कंपन पूरा करते समय जितना समय लेता है उसे हम क्या कहेंगे, तो आवर्तकाल कहते हैं। और आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, तो हर्ट्ज होता है। माध्यम स्थित के दोनों ओर कंपन या दोलन करने वाले माध्यम के अधिकतम विस्थापन को क्या कह सकते हैं, तो आयाम कह सकते हैं। आपतित व परावर्तित तरंगे किन नियमों का पालन करते हैं, तो परावर्तन के ज्यामितीय नियम का पालन करते हैं। यांत्रिक तरंगों के संचरण के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो उसका संचरण के लिए हम को क्या है, एक माध्यम की आवश्यकता होगी जिसके माध्यम से वह संचरण कर सकती है। कौन सी तरंगे निर्वात में भी संचित हो सकती है, विद्युत चुंबकीय जो तरंगे होती है वह निर्वात में भी चलती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल की बात करें तो कितना प्रति सेकंड होती है, कितना चाल प्रति सेकंड, तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड चलती है। किन किरणों में अत्यधिक ऊर्जा के कारण वे लोहे की चादरों को पार कर जाती है, तो गामा किरण क्या है, लोहे की चादरों को भी पार कर जाती है। एक्स किरणों की खोज किसने की थी, तो रॉटजन ने की थी। पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की थी, रिटर ने। दृश्य विकिरण की खोज किसने की थी, तो ये भी न्यूटन हो जाएगा। अवरक्त किरणों की खोज किसने की, विलियम हर्शल ने। किन किरणों का उपयोग युद्ध काल में दूर दूर तक सिग्नल भेजने, अस्पतालों में रोगियों की शिकायत करने, कोहरे में फोटोग्राफी करने में किया जाता है, तो वहाँ पे हम क्या है, अवरक्त किरणों का प्रयोग करते हैं। जब कभी हम युद्ध काल में होते हैं तो वहाँ सिग्नल भेजना भेजना होता है, तो उसमें हम कौन सी किरण भेजेंगे, तो अवरक्त किरण। इसी के माध्यम से रोगियों को जो शिकायत होती है, फोटोग्राफी जो ठंडे में ली जाती है, तो हमें अवरक्त किरणों के माध्यम से होती है, नहीं तो क्या फोटोग्राफी अच्छी नहीं आएगी। लघु रेडियो तरंगों की खोज किसने की थी, विलियम हर्टज ने। वायरलेस या दीर्घ रेडियो तरंगों की खोज किसने की, तो यह मार्कोनी हो जाएंगे। माध्यम के किसी कण द्वारा 1 सेकेंड में किए गए कंपनों की संख्या उस तरंग की क्या कहलाएगी, तो आवृत्ति कहलाती है। इसका मात्रक हर्टज होता है। आवर्तकाल में तरंग द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाती है, तरंग दैर्घ्य। माध्यम के कण द्वारा 1 सेकेंड में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, तो तरंग वेव कहते हैं। वस्तु के एक बार कंपित करके छोड़ देने पर उसके द्वारा किए स्वतः कंपन को क्या कहेंगे, स्वतंत्र कंपन कहते हैं। सरल लोलक तथा स्वर द्विशूल का कैसा कंपन होता है, तो स्वतंत्र कंपन होती है। तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत किस प्रक्रिया की व्याख्या करता है, तो यहाँ पे हो जाएगा व्यतिकरण। किसी दृढ़ परिसीमा से ध्वनि तरंगों के परावर्तन का दैनिक उदाहरण कौन सा है, प्रतिध्वनि की परिघटना। आपतित व अपवर्तित तरंगे
परावर्तन के किस नियम का पालन करती है? तो स्नेल का नियम। अब हम देख लेते हैं प्रत्यास्थता के बारे में। किसे कहते हैं प्रत्यास्थता, प्रत्यास्थता की सीमा क्या होती है, उन सभी को यहाँ पे हम जानेंगे। पदार्थ का वह गुण क्या कहलाता है जिसके कारण उस वस्तु पर लगाए गए बाह्य बल से उत्पन्न किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करते हैं, और जैसे ही बल हटा लिया जाता है वो अपनी पूर्व अवस्था में आ जाती है। यानी यहाँ बात हो रही है कि वह पदार्थ का कौन सा ऐसा गुण है जिस पर कोई अगर बाह्य बल लगाया जा रही है तो वह उसका क्या है, विरोध करती है, और जैसे ही वो क्या है बल हटा ली जाती है तो क्या है, अपनी पूर्व अवस्था में आ जाती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रत्यास्था कहेंगे, प्रत्यास्थता कहते हैं उसे हम। विरूपक बल के परिणाम की वह सीमा जिससे कम बल लगाने पर पदार्थ में प्रत्यास्थ गुण का बना रहता है, तथा जिसे अधिक बल लगाने पर पदार्थ का प्रत्यास्था गुण समाप्त हो जाता है, क्या कहते हैं, तो प्रत्यास्थ सीमा कहते हैं। यानी क्या हो रही है कि विरूपक बल के परिणाम स्वरूप वह सीमा जिस पर कम बल लगाने पर प्रत्यास्था गुण बनी रहती है, अगर अधिक बल लगाने पर प्रत्यास्था गुण समाप्त हो जाती है तो वह प्रत्यास्था गुण की जो सीमा निर्धारित हो रही है, यानी कि वो का वहाँ पे क्या है, सीमा है, और उससे कम अगर हम कर रहे हैं तो सीमा के अंदर तो प्रत्यास्था गुण बनी रहेगी। अगर हम उससे ज़्यादा विरूपक बल लगाएंगे तो वो क्या है, उसका प्रत्यास्था गुण समाप्त हो जाएगी। तो ये क्या है, प्रत्यास्थता की सीमा कहलाती है। किसी तार पर विरूपक बल लगाने पर उसकी प्रारंभिक लंबाई L में वृद्धि 1 होती है, जो उसकी लंबाई है उसकी वृद्धि 1 होती है, तो 1/L को क्या कहेंगे, तो हम विकृति कहेंगे। अब यहाँ चित्र में देख सकते हैं, प्रतिबल और विकृति के अनुपात को तार की पदार्थ की प्रत्यास्थता का क्या कहते हैं, यंग मापक कहते हैं। प्रत्यास्थता की सीमा में किसी वस्तु के में उत्पन्न विकृति उस पर लगाए गए प्रतिबल के अनुक्रमानुपाती होता है। यह किसका नियम है, हुक का नियम है। यानी प्रत्यास्थता की सीमा में है किसी वस्तु पर उत्पन्न जो विकृति है उस पर लगाया गया जो बल है उसका जो प्रतिबल है वो उसके अनुक्रमानुपाती होता है। तो किसने नियम दिया था, यह हुक ने नियम दिया था, हुक्स लॉ है। प्रत्यास्थता गुणांक का SI मात्रा की बात करें तो न्यूटन मीटर स्क्वायर या जिसे हम पास्कल कहते हैं। अनुदैर्घ्य प्रतिबल और अनुदैर्घ्य विकृति के अनुपात को हम क्या कहेंगे, यंग का प्रत्यास्थता गुणांक, इसे हम Y से प्रदर्शित करते हैं। यदि विकृति आयतन में हो तो उसे हम क्या कहेंगे, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, इसे हम K से प्रदर्शित करते हैं। अनुरूपण विकृति के लिए आयतन प्रत्यास्थता गुणांक K को क्या कहते हैं, दृढ़ता गुणांक कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्लास्टिक नहीं है, तो लोहा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लोचदार नहीं है, तो है मांडलिंग क्ले होगा। एक तार को एक निश्चित भार द्वारा 2 मिमी तक खींचा जाता है। एक ही सामग्री के तार में 2 गुने लंबाई और समान भार की त्रिज्या के साथ उत्पन्न विस्तार डॉट डॉट होगा 1 मिमी होगी। समकोण पर आयाम में परिवर्तन का लागू बल से प्रारंभिक आयाम के अनुपात को हम डैश क्या के रूप में जानते हैं, डैश के रूप में जानते हैं, तो लेटरल स्टर्न के रूप में जानते हैं। हुक के नियम को अच्छा धारण करने के लिए संतुलन दूरी की तुलना में अंतर आणविक दूरी होना चाहिए, कितना होना चाहिए, लगभग समान होना चाहिए। तनाव के लिए आयामी सूत्र वही है जो डैश के लिए है, दबाव के लिए होते हैं। तनाव के लिए तनाव क्या है, तो अनुप्रस्थ काट के प्रति क्षेत्रफल पर आंतरिक प्रस्थापन बल है। जब किसी भी परिणाम के विकृत बल के अधीन किसी पिंड के किन्हीं 2 कणों के बीच की दूरी स्थिर रहती है तो उस पिंड को हम एक चुस्त शरीर कहा जाता है। अनुरूपण विकृति के लिए आयामी सूत्र की बात करें MLFT। जब कोई पिंड बाहरी विकृति बलों के अधीन होने पर निरूपण विरूपण से गुजरता है तो विकृति बलों को हटा दिए जाने पर अपने विकृति आकार या आकार को बरकरार रखता है, तो उसे शरीर को डायरेक्ट कहते हैं, तो एक प्लास्टिक बॉडी कहते हैं।
स्ट्रेन की कोई इकाइयाँ और आयाम नहीं होते हैं क्योंकि ये दो समान मात्राओं का अनुपात होता है। तापमान में वृद्धि के साथ सामग्री की लोच या का यंग मापक है तो घटता है। तनाव की एसआई इकाई क्या है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ की लोच को प्रभावित नहीं करता है? आयाम बदलना। शियरिंग स्ट्रेन डार्ट द्वारा किए जाते हैं, अनुरूपण कोण द्वारा। होर्की के लोच के नियम के अनुसार लोचदार सीमा के भीतर यदि तनाव बढ़ दिया जाता है तो तनाव का अनुपात कैसे रहता है? स्थिर रहता है। प्लास्टिक बॉडी के लिए यंग का मापक डाट है तो 0 हो जाएगा। जब कोई पिंड अपने आकार या आकार में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है, जब बाहरी विरूपक बलों के अधीन होता है और मूल आकार और आकार को पुनः प्राप्त करने का प्रयास करता है, जब विरूपक बलों को हटा दिया जाता है तो शरीर को डायरेक्ट कहा जाता है, एक लोचदार शरीर। क्योंकि जब किसी पिंड में परिवर्तन होता है तो वह बाहरी विरूपक बलों का विरोध करता है, वो अपने पुनः जो का आकार होता है उसको प्राप्त करने का प्रयास करता है। जब विरूपक बल हटा देता है उस शरीर को हम लोचदार शरीर कहते हैं। जब तन्यता बल के कारण अंतरा व आणविक दूरी बढ़ जाती है तब अणुओं के बीच क्या है? आकर्षण बल होता है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में सबसे अधिक लोच होती है? तो स्टील में होती है। अब हम देख लेते हैं पृष्ठ तनाव के बारे में। इसमें पहला प्रश्न है, एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को हम ससंजक बल कहते हैं। ससंजक बल कहते हैं जो एक ही अणुओं के मध्य लगती है। गैसों में ससंजक बल का मान कितना होता है? तो गैसों में नगण्य होता है। दो विभिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहेंगे? तो आसंजक बल कहते हैं। तो अगर समान पदार्थ हो रही है उसमें लगेगी तो ससंजक बल होगा। अगर दो भिन्न पदार्थ के अणु है उसमें अगर बल लग रही है जो आकर्षण बल, तो उसे हम आसंजक बल कहते हैं। किस बल के कारण एक वस्तु दूसरी से चिपकती है? तो आसंजक बल के कारण। द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ में कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है जिससे उसका पृष्ठ सदैव तनाव की स्थिति में रहता है। इसे क्या कहते हैं? तो पृष्ठ तनाव कहते हैं। पृष्ठ तनाव का SI मात्रा न्यूटन प्रति मीटर होता है। द्रव के पृष्ठ के क्षेत्रफल में एकांक वृद्धि करने के लिए किया जाता है गया कार्य किसके बराबर है? तो द्रव के पृष्ठ तनाव के बराबर है। द्रव का ताप बनाने पर पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पृष्ठ तनाव क्या होगा? कम हो जाएगी। द्रव का ताप क्रांतिक ताप तक बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पृष्ठ तनाव 0 हो जाएगी। जल की बूंद किसके कारण गोल होती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण। पानी के ऊपर तिल क्यों तैरता है? तिल का पृष्ठ तनाव पानी से कम होता है। लोहे की सुई पानी की सतह पर क्यों तैरती है? पृष्ठ तनाव के कारण। एक ऐसी खोखी नली जिसकी त्रिज्या बहुत कम तथा एक समान होती है क्या कहलाती है? केश नली। केश नली में द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे उतरने की घटना को क्या कहते हैं? केशिक तो कहते हैं। किस सीमा तक द्रव किस नली में चढ़ता है या उतरता है या किस पर निर्भर करता है? केश नली की त्रिज्या पर। साबुन डिटर्जेंट आदि जल की किस त्रिज्या को कम कर देते हैं जिससे वे मैल में गहराई तक जाकर कपड़ों को साफ करते हैं? केशिक के कारण होती है। साबुन के घोल के बुलबुले बड़े क्यों बनते हैं? जल में साबुन घोलने पर उसका क्या है? पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, इसलिए क्या है? बड़ा बुलबुला बनता है। पानी पर मच्छरों के लार्वा तैरते रहते हैं परंतु पानी में मिट्टी का तेल छिड़क दिए जाने पर पानी का क्या कम हो जाता है जिससे लार्वा पानी में डूबकर मर जाते हैं? तो पृष्ठ तनाव के कारण। गरम सूप स्वादिष्ट क्यों लगते हैं? गरम सूप का जो पृष्ठ तनाव कम होता है इसलिए स्वादिष्ट लगते हैं। सामान्यतः जो द्रव कांच को भिगोता है उसकी केश नली में क्या होती है? द्रव केश नली में ऊपर चढ़ जाता है। जो द्रव कांच को नहीं भिगोता है उसकी केश नली में क्या होगी? द्रव केश नली में नीचे उतर जाता है, इसमें होगा। लालटेन या लैंप की बत्ती में किस कारण तेल ऊपर चढ़ता है? केशिक के कारण।
पेड़ की शाखाओं, तनों एवं पत्तियों तक जल और आवश्यक लवण किस त्रिज्या के द्वारा पहुँचते हैं? केशिक के द्वारा। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हमें समाप्त करते हैं। हमने तरंग के बारे में जान लिया, प्रत्यास्था गुणांक के बारे में और पृष्ठ तनाव के बारे में जान लिया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो थैंक्स। इसी प्रकार आप लोग वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए।